गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो फिज़िकल केमिस्ट्री में दो सेक्शंस हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम और फोटोकेमिस्ट्री है, सेक्शन बी में सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और फेस इक्विलिब्रिया है। तो पहले हम चैप्टर सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आज शुरू करने जा रहे हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर whose composition remains constant throughout the mixture। composition क्या रहती है? जिसकी constant रहती है throughout the mixture। ठीक है, तो सॉल्यूशंस के दो पार्ट होते हैं, एक सोल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो सॉल्यूशंस में हम एक टर्म डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म किस चीज को डिफाइन करती है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म किस चीज को डिफाइन करती है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या डिफाइन करती है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है इन गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट और गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हम कुछ टर्म्स का यूज करते हैं, जैसे कि फर्स्ट टर्म इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या डिफाइन करती है कि कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास परसेंटेज क्या डिफाइन करता है कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in total that is amount of solute present in total mass of the solution into 100। ठीक है, तो ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। अब जैसे हम बोल देते हैं कि 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, 10% ऑफ सोडियम 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या डिफाइन करता है कि उसमें 10 ग्राम तो सोडियम क्लोराइड है और 90 ग्राम क्या है? उसमें वाटर प्रेजेंट है। ठीक है, और सॉल्यूशन का वेट कितना है टोटल? 100 ग्राम। तो ये इसकी मास परसेंटेज को डिफाइन करता है। जैसे हमने मास परसेंटेज को डिफाइन किया है, वैसे ही हम वॉल्यूम परसेंटेज को भी डिफाइन कर सकते हैं। So volume percentage is defined as the amount of solute or volume of solute present in 100 parts by volume of solution। कि सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम में से सोल्यूट कितना प्रेजेंट है उसको कौन डिफाइन करता है? वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये वॉल्यूम परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे हम लैब में बोल देते हैं कि 10% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल है, 10% सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल क्या डिफाइन करता है?
कि उसमें 10 ग्राम इथेनॉल है, 10 ml इथेनॉल है और 90 ml क्या है, वाटर है। ठीक है, 10 ml इथेनॉल है और 90 ml वाटर है और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml। तो ये इस सोल्यूट की किसको डिफाइन कर रहा है, वॉल्यूम परसेंटेज को। नंबर 3, पार्ट्स पर मिलियन। और ppm। पार्ट्स पर मिलियन हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, व्हेन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज वेरी लो और एक्सट्रीमली लो, कि जब सोल्यूट की कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली लो होती है तो उस केस में हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए क्या यूज करते हैं, ppm और पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ppm और पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालेंगे इसको, इट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। ठीक है, जैसे कि हम वाटर में अगर क्लोरीन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं कि टोटल मास ऑफ वाटर में कितना क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, क्लोरीन की कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली लो होती है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ppm। Next term used to define concentration is strength of given solution. Strength of solution. Strength of solution किसके इक्वल होगी, strength of solution is equal to given amount of solute. Strength of solution is equal to given amount of solute divided by total volume of solution. Total volume of solution. अब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो हमने किस में रखना है, ml में। ठीक है, तो अगर ml में रखेंगे तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे। एज वी ऑल नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। ठीक है, सो स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। तो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होगी, ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये अब तक हमने चार टर्म्स पढ़ी हैं टू डिफाइन द कंसंट्रेशन। नेक्स्ट 5th टर्म इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कैपिटल M में लिखते हैं, कैपिटल M से लिखते हैं, एंड मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम लीटर में रख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में रख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से डिवाइड कर देंगे, एज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल्स पर लीटर। ठीक है, मोलैरिटी की यूनिट होगी मोल्स पर लीटर।
अब मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमें सोल्यूट के मोल्स निकालने हैं, तो सोल्यूट के मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, गिवन मास किस में होगा, ग्राम्स में होगा, मोलर मास किस में होगा, ग्राम्स पर मोल में होगा। ठीक है, अब एक बात आती है कि क्या टेम्परेचर का मोलारिटी पे कोई इफेक्ट होता है। देखो, अगर हम किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अगर हम किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, और अगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, एज मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो हम नट शेल में क्या बता सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या बता सकते हैं नट शेल में, दैट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज करती है तो मोलैरिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दैट मीन्स मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से मोलैरिटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट फॉर्मूला इज मोलैलिटी का, फिफ्थ सिक्स्थ फॉर्मूला मोलैलिटी। मोलैलिटी भी कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं। मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है, मोलैरिटी में तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, लेकिन मोलैलिटी में हम क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। सो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम नहीं आता, जैसे मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम की जगह यहाँ पे क्या आता है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, तो मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी, मोल्स पर केजी। अब जिस भी फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है वहाँ पे तो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा उस कंसंट्रेशन टर्म पे, बट जहाँ पे मास आ गया वहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम ही नहीं है, मास है, तो क्या टेम्परेचर का मोलैलिटी पे कोई इफेक्ट होगा, नहीं होगा। ठीक है, सो टेम्परेचर हैज़ नो इफेक्ट ऑन मोलैलिटी। ठीक है, तो मोलैलिटी पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। मोल्स आप निकाल ही लेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोलैलिटी हो गया, उसके बाद ये सिक्स्थ टर्म थी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज सेवंथ टर्म टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। Next and seventh and last term to represent the concentration is normality. Normality का फॉर्मूला क्या होता है, normality is represented by capital N and normality is equal to number of gram equivalents of solute divided by volume of solution in liters। ठीक है, और अगर वॉल्यूम ml में रखेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे।
अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ठीक है इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड एसिड है तो उसके लिए हम बेसिसिटी यूज करते हैं, अगर कोई बेस है तो उसके लिए हम एसिडिटी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सैलिक एसिड की बात करें हाइड्रेटेड फॉर्म में, ऑक्सैलिक एसिड कितने H+ दे सकता है? 2 H+ दे सकता है। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, और इसका ये जो वाटर वाले H+ होंगे ये अनआयनाइजेबल हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, जो आयनाइज होंगे वो ये वाले होंगे। तो इसकी बेसिसिटी यहाँ पे 2 होगी, तो इसका मोलर मास कितना हो गया? 126, और इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? 2। तो यहाँ पे हमारा इक्विवेलेंट मास कितना हुआ? 63। सेम अगर हमें किसी बेस के केस में निकालना है, फॉर एग्जांपल अगर हम NaOH के केस में निकालना चाहते हैं इसका इक्विवेलेंट मास, तो उसके लिए हमें इसकी एसिडिटी पता होनी चाहिए। ये कितने OH नेगेटिव आयन दे सकता है? 1 दे सकता है। तो इसका इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होगा? इसका मोलर मास डिवाइडेड बाय 1। तो इसका मोलर मास कितना है? 40 डिवाइडेड बाय 1। तो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा इसके मोलर मास के इक्वल ही होगा। ठीक है, अब ये तो एसिड और बेस के केस में तो हमने इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है, तो उसके केसेस में हम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? उसके केस में नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर नॉर्मल से भी लिख देते हैं हम नॉर्मेलिटी की यूनिट को। अब कोई कंपाउंड अगर एसिड भी नहीं है और बेस भी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम KMnO4 की बात करें, तो KMnO4 अब ना तो एसिड है ना ही बेस है, तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? इसके लिए जो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय N वैल्यू। N वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय N वैल्यू। तो KMnO4 के लिए हम मोलर मास रख देंगे। ठीक है, N वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो इसकी हम एक केमिकल रिएक्शन देख लेंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक टाइट्रेशन में हमने इसकी रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ी थी। तो KMnO4 H2SO4 से रिएक्ट करेगा। ठीक है, और क्या बनाएगा हमारे पास? MnSO4 और नेसेंट ऑक्सीजन भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। पोटेशियम पे +1 चार्ज है, इस पे X, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा? -8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +7। तो यहाँ पे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई? +7। MnSO4 में देखेंगे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +2। ठीक है, तो मैंगनीज पे चार्ज कितना होगा? +2। अब जो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो रहा है? +7 से +2 हो रहा है, मतलब ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है।
ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो n की वैल्यू क्या होगी 5, और यहाँ पे हम KMnO4 का मोलर मास रख देंगे, तो यहाँ से उसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हैं कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल में गिवन है सोल्यूट इथेनॉल गिवन है, इथेनॉल का गिवन मास दिया है, मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल यहाँ पे किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सोल्यूट की तरह। इसका गिवन मास कितना है 4.6 ग्राम। ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन बनाया वाटर में। अब वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी ये न्यूमेरिकल मॉडर्न्स की बुक में दिया है जस्ट आफ्टर दीज फॉर्मूलाज। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर का मास कितना है 100 ग्राम्स। ठीक है, तो इथेनॉल और वाटर दोनों के मास को ऐड करेंगे तो मास ऑफ क्या आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 104.6 ग्राम। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में एक टर्म दी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.992। ठीक है, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू को हम किसके इक्वल रख सकते हैं, डेंसिटी के। तो अभी हमें इस न्यूमेरिकल में निकालना क्या क्या है, हमें जो टर्म्स इसमें कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना और मोल परसेंट कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है ना, अब सोल्यूट के मोल्स कैसे निकालेंगे हम, गिवन मास बाय मोलर मास। तो इथेनॉल का गिवन मास कितना है 4.6 ग्राम। इथेनॉल का मोलर मास निकाल लेंगे। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो कार्बन का वेट कितना होता है 12 × 2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन का 1 × 5, देन ऑक्सीजन 16 × 1 प्लस अगेन हाइड्रोजन, तो इसका होगा 1। ऐड ऑन करके इसका वेट कितना हो गया 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये इथेनॉल का मोलर मास हो गया। तो इथेनॉल का मोलर मास इज इक्वल टू 46 ग्राम पर मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ गए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.1 मोल। ठीक है, अब मोल्स ऑफ सोल्यूट तो निकल गए 0.1 मोल। अब हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है लीटर्स में। ठीक है, अब ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है इसको हमने क्या मान लिया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी भी गिवन है, ठीक है, सॉल्यूशन का मास भी गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एज वी ऑल नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू 104.6 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है 0.992 ग्राम पर ml। ठीक है, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो यहाँ पर डेंसिटी जब तुम कैलकुलेट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी डेंसिटी की 105.44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सॉरी वॉल्यूम की वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू
तो ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू आ गई। इस वॉल्यूम को हम कहाँ पुट कर देंगे, इस फॉर्मूला में। मोल्स हमारे पास 0.1 आ गए, वॉल्यूम हमारे पास आ गई 105.44 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी। ठीक है ना। तो मोलैरिटी हमने कैलकुलेट कर ली। मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी में क्या रखना है हमने, मोल्स ऑफ सोल्यूट रखने हैं डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज रखना है। सॉल्वेंट का मास कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, तो मोल्स कितने हैं, 0.1। सॉल्वेंट का मास कितना है, 100 ग्राम। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास मोलैरिटी की वैल्यू आ जाएगी 1 मोलर का सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो सिमिलरली एक और इसने निकालने को बोला है मोल फ्रैक्शन। मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, 0.1। अब हमें मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए। मोल फ्रैक्शन हम सोल्यूट के भी निकालते हैं और सॉल्वेंट के भी निकालते हैं। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी सोल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। ठीक है, तो सोल्यूट के मोल्स हमारे पास 0.1 हुए, 0.1। सॉल्वेंट के मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है, 100 डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.55 आएंगे इसके शायद नंबर ऑफ मोल्स, 5.556। ठीक है, तो यहाँ से सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 5.56 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 5.56। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, तो ये आपका कंसंट्रेशन टर्म्स का इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो गया विद न्यूमेरिकल पोर्शन। और अगर एक चीज़ है, अगर आपको मोल परसेंट निकालने को बोल दे, मोल परसेंट ऑफ सोल्यूट निकालने को बोल दे, तो उसमें आपको क्या करना है, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर सॉल्वेंट का निकालने को बोल दे तो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका सोल्यूट और सॉल्वेंट का अलग से क्या निकल जाएगा, मोल परसेंट।